कितने तक क्वेश्चन हो गए थे? 11 तक। ओके हैं 10वां कहा था मैंने, तो हम ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, log x। क्या प्रूफ करने को बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है 0 टू इन्फिनिटी पे, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 आपका दिखाना एम होगा जब x कहाँ से आएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यही तो एम है बस। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा इसमें, 1/x। अब जब x ही पॉजिटिव है तो 1/x भी तो पॉजिटिव ही होगा, फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। जब इंटरवल दे दे तब आपको ब्रेक व 0 वगैरह की इक्वल पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तब डायरेक्ट हो जाएगा। तो दिस विल इम्प्लाई f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले तुम एक चीज़ बताओ, जैसे कि ये था है ना, ये 0 था, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 और 2π। ठीक है, अब तुम्हें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव सारे के सारे। यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यानी कि साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन एक्स और टेंजेंट एक्स और यहाँ पे और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने ये लिख दिया साइन एक्स, ठीक है, और मैंने पूछा कि बताओ ये 0 से π/2 में कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव साइन एक्स, जब x 0 से π/2 है तो पॉजिटिव, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है ये, फर्स्ट। अब देखो सेम चीज़ कोस एक्स के लिए बताओ, पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे कोस 2x लिख दूँ तो फिर बताओ, अभी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देखो ध्यान से। अगर मैं तुमसे इसकी वैल्यू पूछूं कोस, यहाँ पे x की जगह मैं रख देता हूँ π/3, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2π/3। 2π/3 कहाँ पे आएगा, 90 से ज़्यादा कि कम है 2π/3, बताओ इससे ज़्यादा है कि कम है। पाई की वैल्यू क्या होती है, फिर 2π/3 की वैल्यू क्या हुई, कितनी है फिर वैसे हैं, इस 2π/3 की वैल्यू 120, तो ज़्यादा ही है ना, कहने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में। और कोस सेकंड में तो क्या होता है, तो यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ, x तो 0 से π/2 हो रहा था, लेकिन ये 2x होने की वजह से ये कहाँ से कहाँ वैरी कर गया, 0 से लेके 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना दोनों साइड, तो दिस इज पाई। 0 से कहाँ तक वैरी करेगा 2x, फिर 0 से लेके पाई तक। तो यानी कि ये जब x 0 से लेके x < π/4 होगा ना, तब तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब ये यहाँ तक वैरी करेगा तब एंगल डबल होने की वजह से ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तो क्या देगा हमें, पॉजिटिव। और लेकिन जैसे ये π/4 से ज़्यादा होएगा और π/2 से छोटा होएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उस केस में इसने कहाँ मूव कर जाना, डबल होने की वजह से यहाँ पे मूव कर जाना है। तो ये जो होते हैं ना, ये चीज़ें किसके लिए होती हैं, एंगल जो है उसी के लिए होती हैं। अगर एंगल डबल या ट्रिपल कर दिया जाए ना, फिर आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ तक मूव कर रहा है, उस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 3x में होगा, अब मुझे पता है जब x अगर 0 से π/2 है तो 3x कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो
यानी कि देखो यहाँ तक चला गया ये इस बार, ठीक है, यहाँ तक चला गया। अब मुझे पता है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि जब 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3x लेस देन इक्वल टू π/2 होगा, तो क्या होएगा, पॉजिटिव, है ना। और जब 0 से π/2 से लेके, चाहे मैं पाई तक जाऊँ चाहे मैं 3π/2 तक जाऊँ, इसने आना तो क्या है, नेगेटिव ही आना है, 3π/2। अब इसकी अगर x में वैल्यू देखनी हो, कि कोई पूछे बताओ कौन से x के लिए ये पॉजिटिव है, कौन से x के लिए नेगेटिव है। अब इन के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो 3x की फॉर्म में, x की फॉर्म में क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/6, और दिस इज π/6 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2। यानी कि 0 से लेके 30 तक तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और 30 से लेके 90 तक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यानी कि यही चीज़ यहाँ पे सिखानी थी कि अगर ये एंगल डबल, ट्रिपल और भी किसी का भी मल्टीपल हो तो तुम्हें सोचना आना चाहिए कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअली इसी के बारे में है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब तुम्हें कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। ओके, क्या दिया है, पढ़ो। तो हमें बताना है कि कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग है इंटरवल 0 से π/2 पे। तो सबसे पहले पहला चेक करते हैं, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू cos x। तो f' क्या होगा, माइनस साइन x, ठीक है, f' क्या होगा, माइनस साइन x। अब x कहाँ से आ रहा है, 0 से π/2 में। अब 0 से π/2 में साइन x क्या होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दिस विल इम्प्लाई f' क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल इम्प्लाई f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। ये समझ में आ गया। अब बी पार्ट देखो, f(x) इज इक्वल टू cos 2x। ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस f', क्या, पहले तो लिखोगे ना sin 2x, तो कंप्लीट लिखोगे, फिर अंदर वाला का होगा, ये आ गया। अब इसके बारे में बताना है, जब x कहाँ पे है, 0 से लेके π/2, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ऑन दिस इंटरवल 0 से लेके π/2, sin 2x का बताओ। ये लो, ये बना भी देता हूँ मैं, सोच लो। जीरो से π/2, पाई 3π/2 और 2π हैं, कैसे, किस बेस पे तुमने नेगेटिव कहा, कुछ तो सोचा होगा ऐसे, तो बताओ, कोई तो लॉजिक दो। हैं, हाँ बता दो, वहाँ तो मैंने cos 2x बताया था, तुम उस पर क्यों जाते हो। मैंने वहाँ पे एक तरीका समझाने की कोशिश करी थी कैसे चेक करना है। अब देखो x है 0 से π/2, तो 2x कहाँ से होगा, 0 से 2 से मल्टीप्लाई होगी ना दोनों साइड, तो 2x कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई तक। अब यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है 2x, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जब भी वेरी करे एंगल, साइन कैसा होता है उसमें, साइन दोनों में ही पॉजिटिव होता है। जब भी x यहाँ से यहाँ वेरी करता है एंगल, तो साइन ने तो पॉजिटिव रहना होता है। 2x यहीं से यहाँ ही तक तो वेरी कर रहा है, तो साइन 2x क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका रीज़न क्यों है,
एच जीरो से ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, जीरो से ग्रेटर देन है, एक्स लेस देन है पाई बाई टू। तो दिस विल इम्प्लाई जीरो से ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, 2x लेस देन पाई हो जाएगा, 2 पाई बाई टू होएगा तो है। अब 0 से 2 पाई, दैट मीन्स बट साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और हमारा एंगल भी उसको कहाँ तक लेके जा रहा है, फर्स्ट से सिर्फ सेकंड तक ही लेके जा रहा है। तो दिस विल इम्प्लाई साइन 2x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस विल इम्प्लाई माइनस 2 साइन 2x इज, ये क्या होएगा, ये लेस देन 0। एक चीज़ का ध्यान रखो, इक्वलिटी जैसी भी है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज नहीं होती, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी अपना साइन बदल देगी। याद रखा, और जैसे 4 तुम्हें पता है किससे छोटा था, 5 से, लेकिन मैं -1 से दोनों साइड गुणा कर दूँ तो -4, यहाँ -5, अब कौन बड़ा है, तो इनइक्वलिटी अपना साइन बदल देती है जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई चेंज नहीं, दोनों साइड आप कोई भी सेम नंबर जोड़ दो या घटा दो, कोई चेंज नहीं आएगा। मान लिया इसमें से भी x घटा दिया, इसमें से भी x घटा दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतना ही छोटा हो गया है ना, ये जितना छोटा हुआ। और अगर दोनों साइड ऐड भी कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट ये अपना साइन कब बदलती है, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो दिस इज लेस देन 0, यानी कि डेरिवेटिव लेस देन 0 है ना। तो दिस विल इम्प्लाई f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2, समझ में आया। अब सी पार्ट देखो इसका, f of x इज इक्वल टू कोस 3x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, अब बताना है ये कैसा है। यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट बना लूँ तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है। बताओ ये क्या, साइन 3x के बारे में बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये सोचो जल्दी। हाँ, 2 याम पॉजिटिव, तीसरा में नेगेटिव, लेकिन वो तुम्हें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एक्चुअल में कि जब देखो ये 2 याम कब तक रहेगा, 2 में कब तक रहेगा, जब x ना 0 से लेके x लेस देन 2 पाई बाय, नहीं, 0 से लेके x पाई बाई 3 तक होगा। जब 0 से लेके x पाई बाई 3 तक होगा, 3x उस टाइम कहाँ तक होगा बताओ। देखो जब x यहाँ से यहाँ है तो 3x कहाँ तक है, एक्चुअल में 3x बता रहा है ना मेन, तो 3x जब 0 से पाई तक है तो x कहाँ तक है, एक्चुअली 0 से पाई बाई 3 तक। जब 0 से ग्रेटर देन है 3x लेस देन है पाई से, तब तो इसने पॉजिटिव रहना ना, तो उस टाइम पे x कहाँ पे, आपको तो x को मेंशन करना पड़ेगा ना, x के लिए 3 से डिवाइड, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी पे अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा। लेकिन जब पाई से 3 पाई बाई 2 है तो x कहाँ तक होगा, पाई बाई 3 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दोगे दिस इज नेगेटिव, अगर x कहाँ से आ रहा है, 0 से लेके पाई बाई 3 तक, और ग्रेटर देन 0 आ जाएगा जब x बिलोंग करेगा पाई बाई 3 से पाई बाई 2 तक, क्योंकि ये तो यहाँ पे पॉजिटिव आना था वैसे तो, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आना था लेकिन बाहर -1 होने की वजह से पॉजिटिव, तो ये सेंस आई। इसका मतलब इस 0 से पाई बाई 3 तक तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन उसने पूछा था पूरे पे 0 से पाई बाई 2 तक,
तो 0 से π/2 तक तो ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसका मतलब ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, तो इसके लिए कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो इसको लिख दोगे, ये आंसर में नहीं आएगा ये तो। ठीक है, पहले दो तो आएंगे, ये नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट देख लो एक बार। टेंजेंट एक्स क्या आएगा डेरिवेटिव? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स कैसा होता है 0 से π/2 में? क्यों? ये है 0 से π/2 यहाँ पे, तो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? कैसे कहा पॉजिटिव, बताओ? इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। हाँ, और वैसे भी ये तो स्क्वेयर है, चाहे नेगेटिव भी आता है, ये तो किसी में भी पूछ लेता, स्क्वेयर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा, हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ? ये बताना है इन इंटरवल्स के बीच में ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि क्या है? ये नन ऑफ दीज है। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का होने वाला है। एफ डैश एक्स क्या आएगा? अब हमें ये चेक करना है इस क्वेश्चन में कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सी इंटरवल में है, कि 0 से जब 1 के बीच में जाएगा एक्स, तो हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यानी कि कैसे चेक होएगा? ये डिक्रीजिंग चेक करना है ना, तो जहाँ पे डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा ना, वहीं पे ये डिक्रीजिंग होएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट समझने की कोशिश करना। जब x 0 से लेके 1 तक है, ये टर्म कैसी है? ये टर्म क्या पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएंगे उनकी पावर भी पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव आएगी, तो ये टर्म पॉजिटिव है। अब देखो उसने कहा 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे जाके तो π/2 मिलता है हमें, है ना। तो 0 से लेके 1 कहीं यहाँ बीच में ही आ लिया 1 एक्चुअली π/2 से छोटा होता है। पाई की वैल्यू वही सोच सकते हो तुम वैसे 3.14 वाली भी, तो उसका हाफ कितना होता है? ये 1.5 समथिंग जो भी आएगा, है ना। तो ये उसका 1 तक ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोस ने भी क्या होना है? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों पॉजिटिव, तो ये टर्म ओवरऑल पॉजिटिव आ गई 0 से 1। लेकिन उसने क्या पूछा था? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा? ठीक है, अब बी पार्ट पे चेक करना है। अब π/2 से पाई यहाँ से यहाँ तक एक किस्म से, अब इसने तो पॉजिटिव ही रहना है, लेकिन अब कोस क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव। ठीक है, कोस क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव। अब इसमें सोचने की बात ये है कि पॉजिटिव में से कोई चीज़ नेगेटिव जब घटेगी तो बचेगा क्या? पॉजिटिव बचेगा कि नेगेटिव बचेगा? ये चीज़ सोचने वाली है यहाँ पे। अब क्योंकि π/2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होता है π/2, है कि नहीं। तो जब एक्चुअल में जब x की पावर 99 तुम करोगे ना, x की पावर 99 वो ग्रेटर देन आएगी 1 से, क्योंकि 1 से बड़े नंबर की पावर आप 99 करोगे तो वो भी 1 से तो बड़ी ही आएगी। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि ये चीज़ 100 से बड़ी आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करती। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, जब x π/2 से लेके पाई तक है ना, तो कम से कम 100 से बड़ी है ये वैल्यू, कम से कम 100 तो है ही। कोस कभी भी -100 तो होने से रहा, कोस ने तो -1 से 1 के बीच में ही रहना है ना।
तो 100 में से घटा भी दोगे ना, कोस की सबसे छोटे से छोटी वैल्यू -1 हो सकती है, तो -1 अगर हम घटा भी देंगे तो भी ये 99 कैसा बचेगा, प्लस का। तो इसमें भी क्या होएगा, f' पॉजिटिव यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था। अब बात आती है फिर 0 से लेके π/2 तक की, 0 से लेके π/2 तक की। अब फिर इसमें तो फिर से क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से, समझ में ना। तो सी में भी क्या है, f' ऑन 0 से π/2, तो यहाँ पे भी फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, है ना। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। क्या फाइंड आउट करना, पढ़ के बताओ मुझे, समझो इस क्वेश्चन को। कब ए की वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लिस्ट वैल्यू, छोटे से छोटी ए की वैल्यू, क्या लिस्ट का मतलब छोटे से छोटी ए की वैल्यू, कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग हो जाए ऑन द इंटरवल 1 से 2 पे। लिस्ट वैल्यू बोला उसने, लिस्ट का मतलब छोटे से छोटी। ऐसे तो क्या पता बहुत सारी मिल जाए कि जिस पे ये हो, जैसे कि देखो डेरिवेटिव करो f' क्या आएगा, +a। अब हम a की कोई वैल्यू, जैसे कि a की वैल्यू मैं 0 ही रख देता, यहाँ पे मान लिया 0 ही रख दूँ, तो ये सिर्फ 2x बचा। तो 1 से 2 पे ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग तो हो गया ना। लेकिन हमें ऐसा a निकालना है जिसके लिए छोटे से छोटा है, जैसे 0 पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, a की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, 0 ले लूँ, 100 ले लूँ, सबके लिए ये इंक्रीजिंग आ रहा है। लेकिन मुझे वो वैल्यू बतानी जो सबसे छोटी हो, यानी कि उससे छोटा अगर a ले लिया ना, फिर ये इंक्रीजिंग ना रहे, ठीक है। उससे छोटा a ले लें तो ये इंक्रीजिंग ना रहे, तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है इनका, 1 से लेके 2 तक। 2x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 4 तक, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। अगर a की वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है ना उसने, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये एक्चुअल में यहाँ से यहाँ है, 2 से बड़ा है, ये इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2x < 4 ऐसे है ये। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो ये डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, अगर a की वैल्यू मैं -2 ले लूँ, -2 ले लूँ, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये a की वैल्यू -2 ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे दोनों साइड से -2 घटा दो, तो क्या होएगा 2 - 2 < 2x - 2 < 4, यानी कि 0 से बड़ा होगा 2x और 2x - 2 और यहाँ पे भी -2 आना था 2 से। तो देखो जब मैंने x की वैल्यू -2 ली ना, तब भी ये कैसा है, पॉजिटिव, 0 से बड़ा है ना डेरिवेटिव। तो जब भी x की वैल्यू -2 ली मैंने, तब भी ये पॉजिटिव आ रहा है। अब लेकिन -2 से थोड़ी सी भी छोटी लेके देखो वैल्यू, a की वैल्यू -2 से थोड़ी सी छोटी, जैसे मैं -2.1 ले लेता, अगर -2.1 घटाता मैं दोनों साइड इसमें, तो क्या बचता लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 0.1 से लेस देन 1.9। तो ध्यान से देखो इस केस में चांसेस है ना कि नेगेटिव आ सकती है कि नहीं। तो इस केस में अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई
तो फिर ये इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई जिसके लिए फंक्शन पॉजिटिव रह रहा है, -2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन लिख के आप कह सकते हो ए किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर -2 से छोटा हो गया तो फिर ये नेगेटिव मिल ही जाना है कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद 15 कर लिया कि नहीं किया। आई बी यानी इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से लेके 1 तक। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। प्रूफ करो ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आई पे। सबसे पहले इंटरवल क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल। अगर मान लिया आई कोई इंटरवल है ना, इंटरवल, अगर मैं a, b 2 पॉइंट ले लेता हूँ आई के, a, b 2 पॉइंट ले लेता हूँ आई के, देन अगर मैं कोई भी x लेता हूँ बिलोंगिंग टू a से b, ऐसे सोचो, अगर a से ग्रेटर देन है, x लेस देन है b से, देन या यूँ कह लो इफ़ x है a और b के बीच में, देन x मस्ट बी बिलोंगिंग टू i। यानी कि कोई i सेट है एक किस्म से, वो इंटरवल तब बनता है अगर मैं उसके कोई भी दो मेंबर उठाऊं, तो उनके बीच के जितने भी मेंबर हैं वो सारे i में होने चाहिए, तो वो बन जाता है इंटरवल। जैसे कि एग्जांपल है ये 1 से लेके 2। अब तुम मुझे ये बताओ ये इंटरवल है क्या, 1 से 2 यूनियन 2 से 4, ये इंटरवल है क्या। अब अगर इसने इंटरवल होना था तो क्या होना चाहिए था, मैं कोई भी 2 पॉइंट उठा लूँ इनमें से, ठीक है, उनके बीच के सारे पॉइंट इसमें आने चाहिए। अब जैसे कि मैंने ये उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, एक मान लिया 1.5 उठा लिया और एक 3 उठा लिया, है ना वो, क्योंकि 1.5 यहाँ है, 3 यहाँ पे है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इनके बीच के सारे पॉइंट इसमें होने चाहिए। क्या 1.5 और 3 के बीच के सारे पॉइंट इनमें हैं, बताओ हैं क्या। ये कोई ऐसा पॉइंट है जो इसके बीच में भी आता है और यहाँ पे भी नहीं है। ये सारे हैं, बताओ 2 के बारे में क्या ख्याल है, 2 कहाँ पे है बताओ, कौन सी में है, दोनों में कहाँ पे, किसी में भी नहीं है। इस इंटरवल का इसका मतलब मीनिंग नहीं पता तुम्हें, तो फिर इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है तुम्हें पता है। 1 से 2 लिखो और ये ओपन 1 से 2 लिखो, इसमें तो अगर 1 से 2 लिखा तो ना 1 होता ना 2 होता, इसमें नहीं होता वो। ऐसे लिख दिया तो ना 1 है ना 2 है, सिर्फ बीच के हैं। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया तो 1 और 2 भी हैं और बीच के भी हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा था कि 2 तो है ही नहीं, देखो इनमें किसी में भी नहीं है, समझ में आया। और अगर ऐसे लिख दिया जाए 1, 2, फिर क्या होता है, इसका मतलब इसमें सिर्फ 1 और 2 ही हैं। ये वो सेट वाली नोटेशन है, कोमा लगा के अगर ऐसे लिख देना करली ब्रैकेट में तो सिर्फ 1 और 2। ऐसे लिख दिया जाए तो 1 और 2 के बीच के, और ऐसे क्लोज लिख दिया जाए तो 1 और 2 के बीच के भी और 1 और 2 भी। ठीक है, तो यानी कि इंटरवल का क्या मीनिंग है, इंटरवल का मीनिंग ये है अगर कोई 2 पॉइंट आप इंटरवल के उठा लेते हो तो उसके बीच के सारे पॉइंट भी आने चाहिए, तो ये इंटरवल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन। कहाँ से डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी है इसके साथ, ये दे रखा है -1 से लेके, वो कह रहा है कि इससे डिसजॉइंट है इंटरवल। अब मैं तुम्हें एक्चुअल में ये ही बताना चाहता हूँ, ये -1 है ये 1 है,
अगर इससे डिस्जॉइंट कोई भी इंटरवल लोगे ना, या तो वो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा या राइट हैंड साइड में रहेगा। एक टाइम पे एक इंटरवल दो जगह नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता कुछ पोर्शन इधर हो कुछ पोर्शन इधर हो। लेकिन जैसे ही ऐसा हो गया कुछ पोर्शन इधर है कुछ पोर्शन इधर है, तो फिर कोई दो पॉइंट में उठाऊंगा, फिर इंटरवल तो कहता है कि बीच के भी आने चाहिए जो कि नहीं होंगे, क्योंकि ये तो है ही नहीं पोर्शन। तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं एक आई इंटरवल लेता हूँ डिसजॉइंट है जो किससे, इस -1 से 1 पे, तो देन जो एलिमेंट है ना x बिलोंगिंग टू i, या तो क्या होगा, अगर x i में है ना देन x बिलोंगिंग टू i इज x या तो ग्रेटर देन होगा 1 से या फिर x लेस देन होगा -1 से। ठीक है, अगर एक i एक टाइम पे फिक्स करोगे तो दो ही टाइप के केस बनेंगे। ठीक है, यानी कि जो i है ना ये सबसेट हो जाएगा, या तो यूँ कह लो 1 से लेके इन्फिनिटी का, या फिर i सबसेट होएगा -∞ से लेके -1 का। ठीक है, ओपन समझ में आया ना। i यहाँ पे होगा कहीं पे। उसके बाद देखो फंक्शन क्या गिवन है फिर आपको, तो f(x) इज इक्वल टू, तो मैंने इंटरवल बना लिया, केस बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, f'(x) बताओ पहले तो क्या आएगा। ये ऐसे को बता रखा है, ऊपर कांस्टेंट हो तो इसको ऊपर लेके चले जाया करो, क्या बन जाएगा x की पावर -1, तो पावर आगे x की पावर -1 और एक और माइनस हो जाएगी -2, नीचे जाएगा तो यानी कि अगर एलसीएम लूँगा तो x² -1 डिवाइड बाय, अब केस बनाता हूँ केस 1, जब x जो है मेरा वो जो इंटरवल है ना मेरा, मान लिया वो सबसेट है मैंने 1 से लेके इन्फिनिटी का, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है इंटरवल के लिए, या तो इधर होगा या इधर होगा। मान लिया 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। अगर i मेरा 1 से इन्फिनिटी के बीच में है तो मैं कह सकता हूँ कि दिस विल इम्प्लाई इफ x बिलोंगिंग टू i देन x इज ग्रेटर देन 1, है कि नहीं। यानी कि 1 से इन्फिनिटी तो यहाँ 1 है, अब इसमें इसका कोई सबसेट है तो कहीं ना कहीं यहीं पे होगा ना, 1 से तो बड़े होंगे सारे। ओके, देन x इज ग्रेटर देन 1, तो दिस विल इम्प्लाई x का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो दिस विल इम्प्लाई x² -1 भी 0 से बड़ा। अब ये 0 से बड़ा स्क्वायर वैसे ही 0 से बड़ा होना है यहाँ पे, क्योंकि x² तो 1 से बड़ा है और ये 0 से बड़ा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x² -1 डिवाइड बाय x² भी किससे बड़ा होगा, 0 से। तो दिस विल इम्प्लाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर i सबसेट है 1 से इन्फिनिटी बढ़ेगा। अब बात आती है दूसरे पे, केस 2, अगर i सबसेट है इसका -∞ टू -1 का, अगर इसका सबसेट है देन अगर मैं कोई x लेता हूँ बिलोंगिंग टू i, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x क्या होगा -1 से छोटा होगा, x क्या होगा -1 से, कोई डाउट। ओके, x छोटा है -1 से, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि -x किससे बड़ा है कि नहीं, -x किससे बड़ा है, 1 से। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसका जो स्क्वायर होगा 1 से बड़ा होगा। अब -x का स्क्वायर होता क्या है, x का स्क्वायर ही तो होता है, x का स्क्वायर ग्रेटर देन 1, x का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मीन्स x² -1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यानी कि x² -1 डिवाइड बाय x² ग्रेटर देन, तो फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
यानी कि आई कोई भी सबसेट हो, मतलब कोई भी इंटरवल हो इसको छोड़ के, तो वहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसे कि ये तुम खुद कर लेना। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, डेरिवेटिव करोगे ना 1/sin, साइन का कोस, तो कोस बटे साइन कोट बनेगा। और कोट को आपने चेक करना 0 से π/2 पे क्या ना कोट है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 17 है, ये टेंजेंट बनेगा, है ना 1/cos, और कोस का माइनस साइन, माइनस टेंजेंट एक्स बनेगा, डेरिवेटिव चेक कर लेना कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कोस का मॉडुलस कहाँ है कोस का मॉडुलस, अच्छा तेरे वाले में मॉडुलस दे रखा है, क्वेश्चन चेंज हो रखे हैं, तो कोस का मॉडुलस है तो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, उसके लिए मैं अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 तुम खुद कर लोगे। ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग करो है आर पे, तो आपको प्रूफ करना है इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव, आप कोई भी आर ले लो, आर मतलब रियल नंबर कोई भी उठा लो, और इंटरवल जैसे कि बताना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है 19वां, तो डेरिवेटिव करना है, चेक कर लेना कि कौन से में पॉजिटिव आ रहा है, वो तुम कर लोगे ये सब। तो अब क्वेश्चन नंबर 17वां में एक बार फिर से बता देता हूँ, जिसमें मॉडुलस का जो रोल है। अच्छा ये दे रखा है ना log cos x का मॉडुलस, ओके। इसका एक्चुअल में बस इतना सा ही रोल है। एक्चुअल में जब भी हम log x लिखते हैं ना, हमें एक्चुअल में यही लिखना चाहिए log ऑफ mod x। इसका रीज़न यही है कि इसकी जो डोमेन होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है, डोमेन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जो ये log cos x है ना, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, log ये cos x ही रहेगा जब 0 से ग्रेटर देन है x लेस देन है π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और मॉडुलस अगर पॉजिटिव नंबर के लिए क्या करता है वही देता है। लेकिन जब x π/2 से बड़ा होके x पाई तक जाएगा, वहाँ पे cos क्या होता है नेगेटिव, तो मॉडुलस क्या कर देता है नेगेटिव को एक और माइनस आगे लगा के खोलता है ना, तो ये आ जाएगा log माइनस cos x, यस। ठीक है, अब बस इसका अलग से कर लेना डेरिवेटिव, इस केस में अलग से कर लेना और शो कर देना। ये मॉडुलस ऐसे ही खोला मैंने, cos x का जो मॉडुलस है वो कैसे सिखा रखा खोलना चाहिए, cos x और माइनस cos x। ये कब, जब cos x 0 से बड़ा हो, और ये जब cos x 0 से छोटा हो। अब cos x 0 से बड़ा कब होगा, जब x 0 से π/2 में होगा, और ये होगा तब नेगेटिव होगा। तो अब इसका अलग अलग कर लेना, 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज ये वाला। ठीक है, अभी कुछ +1 का बता रहा हूँ मैं, स्लोप और टेंजेंट के बारे में। एक 10वां चैप्टर आई थिंक स्ट्रेट लाइन करके, +1 में स्ट्रेट लाइन करके, उसमें वो आपसे ना चाहता है कि आप ना इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे कि वो आपको क्या करता है 2 पॉइंट दे देता है x1 और y1, और मान लिया x2 और y2। वो आपसे कभी कभी ये पूछ लेता, मान लिया ये एक लाइन है जिस पे ये 2 पॉइंट थे, बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन। तो इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यानी कि अगर 2 पॉइंट दे दे आपको और स्लोप पूछे लाइन का, तो क्या फार्मूला है y2 माइनस y1 माइनस x1। तो ये इसको पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट फार्मूला, क्योंकि पॉइंटों की हेल्प से हमने क्या निकाला, स्लोप। एक्चुअल में स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है कोई लाइन है, मान लिया ये हमारी x और y एक्सिस है, अगर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, मान लिया ये ड्रॉ कर दी, इस लाइन ने x एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनाया है, मतलब कि x एक्सिस ये वाला नहीं, ये वाला जो एंगल बनाया है ना, मान लिया थीटा एंगल बनाया है, तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप बताता है कि ये टेंजेंट थीटा होगा।
ठीक है। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा स्लोप। ठीक है, ये किससे निकाला हमें, अगर थीटा गिवन हो, जैसे कि पॉइंट मान लिया ये गिवन हो 1 1 और एक है 2 3, तो स्लोप क्या आएगा, जैसे इस केस में 3 -1 डिवाइड बाई 2 -1, 2/1 यानी कि 2। और जैसे थीटा दे दे कुछ भी, जैसे π/4 दे दिए, तो टेंजेंट π/4 क्या आएगा 1, तो स्लोप 1। तो एक्चुअल में दो चीज़ों का यूज करके आप स्लोप निकाल सकते हो, एक तो पॉइंट और एक टेंजेंट थीटा। समझ में आया ना, कोई डाउट? तो दो चीज़ों का यूज करके आप स्लोप निकाल सकते हो, एक तो थीटा और एक पॉइंट। अब सोच के देखो, जब थीटा स्लोप बताता है, जब थीटा 0 हो जाएगा तो क्या स्लोप आएगा, टेंजेंट 0। टेंजेंट 0 क्या होता है 0। तो यानी कि जब स्लोप ने 0 आना है ना, तो ये जो लाइन है ना, ये एग्जैक्टली किस पे आ जाएगी, ये उठ के इसी पे आ जाएगी। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जब लाइनें अगर पैरेलल हो ना एक्स एक्सिस के, तो उस टाइम पे ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एक किस्म से 0 डिग्री का है ना, तो 0 डिग्री का। तो जो भी लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, उसका स्लोप क्या होएगा 0। तो ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हो दोनों साइड लिख दें, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखनी है, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। याद रहेगा ना ये। एक और लिखवा रहा हूँ, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो आएगा 1/0। अब बता देता हूँ कैसे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, वहाँ पे जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पे। तो अब देखो, मान लिया एक m1 स्लोप है एक लाइन का, m1 से डिनोट कर रहे हैं, l1 लाइन का है मान लिया, और m2 स्लोप है लाइन l2 का, ठीक है। तो फिर इफ ऐसे लिखो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इफ एंड ओनली इफ, अगर ये m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए -1 के। यानी कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है ना, तो उनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है -1 होती है। दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है ना, उनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है -1। समझ में आया। अब एक चीज़ यहाँ से देखो, अगर तुम्हें एक लाइन का स्लोप पता हो और दूसरी का निकालना हो जो उसके परपेंडिकुलर हो, तो निकालना आसान है ना, उसको उधर ले जाके डिवाइड कर दो। मान लिया एक लाइन का स्लोप m है, l लाइन का, और वो आपसे पूछता है कि बताओ एक लाइन है कोई, ये L1 थी मान लिया, इसका m1 ही मान लिया, एक लाइन L2 है जो इसके परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप बताओ, तो क्या आएगा वो -1/m1, ठीक है, -1/, समझ में आया ना। तो स्लोप क्या आएगा -1/, कोई डाउट, समझ में आ गया। तो एक का स्लोप पता हो तो उसके परपेंडिकुलर वाले का स्लोप निकाल सकते हैं। अब जो ये मैंने स्लोप निकाला था ना 1/0, ये ऐसे ही निकाला था। देखो स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन का क्या है 0, और वाई एक्सिस क्या होती है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए -1/0। अब इसको -1/0 लिखो या 1/0 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए इसका स्लोप क्या है 1/0। ओके, तो ये था स्लोप के बारे में, समझ में आ गया ना। अब एक दो चीज़ और है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन लास्ट है ये बस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन।
इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होता है, यही सबसे एक्चुअली में इम्पोर्टेंट रहेगा। हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमसे इक्वेशन ही लिखवाएगा, कई बारी कहेगा कि इक्वेशन, अगर तुम इसको याद कर लोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर मान लिया एक पॉइंट है आपके पास x1, y1 और उस लाइन का स्लोप है मान लिया आपके पास m, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। तो आपको ये याद करना है x1, y1 और स्लोप अगर m है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यानी कि अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा, एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पासिंग पॉइंट और स्लोप। याद रहेगा ना ये चीज़, जब भी कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने जाओ तो आपको पता होना चाहिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। ठीक है, लेकिन अभी एक फॉर्म ये भी होती है एक्चुअल में, अब मान लिया वो आपको स्लोप ना दे करके दो पॉइंट दे दे x1, y1 और एक x2, y2 और कहे कि लाइन की इक्वेशन लिखो। अब देखो पासिंग पॉइंट तो दो हैं, कोई भी ले सकती हो तुम, लेकिन क्या चाहिए, स्लोप। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था ना, दो पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप कैसे निकालना है, y2 माइनस y1, तो m की जगह पे जस्ट ये स्लोप आ जाएगा और x माइनस x1 और यहाँ पे y माइनस। तो बस ये ध्यान रखना कि मेन एम है पॉइंट और स्लोप चाहिए कैसे भी करके। अब उसको निकालने का तरीका, कभी वो दो पॉइंट दे देगा, कभी एंगल थीटा दे देगा, टेंजेंट थीटा करके स्लोप आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मेन है कि हमें लिखनी आनी चाहिए। उसके लिए फार्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। और अगर टाइम लग जाए तो 10वीं का एक आध वो एक्सरसाइज करके भी देख लेना। बेसिक ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है कि स्लोप कैसे निकालना है और इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखनी है। समझ में आया ना? ठीक है, तो यहीं तक कर लियो। कल इसमें शुरुआत करेंगे कि इक्वेशन ही लिखनी है, शायद इक्वेशन वाला है ना स्लोप एंड टेंजेंट वाला। तो कल ये करेंगे, ठीक है।